कल मैं क्वेश्चन दिया था, एक स्क्वायर दिया था, स्क्वायर वाला हो गया था। करंट ऐसे है, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, आई करंट है, तो इसके कारण फील्ड बाहर होगा, यहां पर इसके कारण भी बाहर होगा, सबके कारण बाहर होगा। ये समझ में आ रहा है? सबके कारण बाहर होगा तो B की वैल्यू होगी 4 इंटू एक के कारण, क्योंकि सिमेट्रिकली सबके कारण सेम होगा, तो एक के कारण निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a बाई 2, और इससे इस एंड का एंगल, परपेंडिकुलर लाइन से इस एंड का एंगल साइन और प्लस इस साइन का ना, ऐसे तो ये कितना एंगल है, ये 45 है। तो यहां लिखेंगे साइन 45 प्लस साइन 45, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 कैंसिल होगा, 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 ना, कितना जगह 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए 2/√2, हाँ, तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यदि ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा, 2√2 हो जाएगा। आंसर है। तो मैं मान के चलूं कि रेगुलर हेक्सागन वाला आ जाएगा, तुम उसे कर लोगे? ये देखो, इसका मतलब यदि हम लोग लूप की बात करें, जो सिमेट्रिकल रेगुलर पॉलीगन, ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, इस तरीके से बढ़ाते हुए हम लोग, अच्छा, और पॉलीगन तो मिनिमम 3 से ही होता है ना, 2 से तो होता नहीं है, तो 3 से शुरू किया, इस तरह के सबके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो सकती है। इस तरह करते हुए हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, सर्कल तक पहुंच सकते हैं ना, तो ये इसकी वैल्यू यहां पे कितने दी, डिस्टेंस r हो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ, सेंटर पे बी एट ओ किससे निकालेंगे हम लोग, बायोट-सावर्ट लॉ से, है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, छोटा सा एक पार्ट लेंगे dl लेंथ का, और फिर कहेंगे कि यहाँ पे इसके कारण फील्ड इस बाहर होगा, ऐसे सबके कारण बाहर होगा। देखो ये जो करंट है सबके कारण यहाँ पे बाहर होगा, तो सम करना होगा, क्योंकि सारे वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90। ये साइन 90 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पोजीशन जो R है और करंट के बीच में 90 डिग्री है, बायोट-सावर्ट लॉ का फंडामेंटल बेसिक लगा रहा हूं, म्यू नॉट, बल्कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसे लिखता, ऐसे इज इक्वल टू समेशन ऑफ dB 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 dB
कितने डीबी होंगे? इनफाइनाइट। डीबी की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, हर जगह 90 मिलेगा। हमेशा पोजीशन वेक्टर जहां पे पाना है उसका पोजीशन वेक्टर और करंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमेशा सेम मिलेगा आर स्क्वायर। सही है ना? कभी कभी लिमिट की, हालांकि मैं कहूँ कि लिमिट जरूर रखना चाहिए, तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वैसा कोई एल तो लिए नहीं है कि कोई फंक्शन है, बल्कि सीधा आपको एक्सप्रेशन में दिखने वाला है कि डीएल का सम आएगा। तो बिना इसको सोच के भी ऐसे कर सकते हैं कि वैल्यूज बाहर में केवल आया है म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर साइन 91 हो गया होगा, और समेशन ऑफ डीएल आया होगा ना, केवल डीएल ऐसे आया होगा, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो कहेंगे म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई था ना यहाँ पर, फोर पाई, तो ये डीएल का सम कितना होगा? 2 पाई आर ना, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और बी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो लिख लीजिए, ये है सर्कल का है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसको याद रखना, सर्कल वाला। पता है कि किन किन दो चीजों से कंफ्यूजन होता है? इन्फाइनेटली लॉन्ग वाला और ये वाला। इन्फाइनेटली लॉन्ग से आर डिस्टेंस पे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, दूरी आर हो तो, है ना, बल्कि डी के टर्म में रखोगे तो अलग अलग रहेगा, तो बल्कि ऐसे याद रखना। तो अच्छा, यदि भूल जाओगे ना तो मान लो उसका थोड़ा लंबा होगा, इसका थोड़ा आसान है, नहीं? यदि ये वैल्यू लगाओगे तो फटाक से बायोट सावर्ट लॉ में डीएल इंटीग्रेशन 2 पाई आर लिखते ही आ जाएगा। तो हमें याद है कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था, याद नहीं आता था कि सर्कल वाले में 2 पाई डी नीचे है कि सर्कल वाले में नीचे 2d है या 2r है, थोड़ा कंफ्यूजन होता था। तो आप कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब कर रहे होंगे तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको कहीं पे। तो ये वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग n इसी तरह का n रहता, उसी का एक हिस्सा है जिसका इन्फाइनाइट, तो देखो n ऐसे जा रहा है ना, ये कितने साइड है इसके? n साइड्स। और जो मैं आपको दिया था a, उस टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको डिस्टेंस वाला दे देता हूं ना, ये वाला डिस्टेंस वाला, ताकि आसानी से हम लोग देख सके कि यही वैल्यू आएगी ना। a वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, नहीं, क्योंकि हमें तो रेडियस वाले में r वाले देखना है, नहीं। सो इसको कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे वैल्यू लिखेंगे। तो ये वाला लिख लिए, ये लिख लिए, तो देखो वैल्यू निकालता हूं, और इसको याद रखना ना, ये सर्कल वाला वैल्यू है। क्या लिखेंगे? बी एट ओ सेंटर, सबके कारण बाहर होगा, आई है, सबके कारण बाहर होगा, बाहर, तो क्या लिखेंगे? n इंटू एक के कारण, सबके कारण सिमेट्रिकली सेम होगा, तो n इंटू एक के कारण, तो एक के कारण लिखते हैं, एक के कारण। बताओ, ये n साइड्स है, तो ये कितना एंगल होगा? ये 2 पाई बाई n होगा, तो ये आधा एंगल कितना होगा? पाई बाई n। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे सोचना चाहिए था, ये टोटल कितना होता है? 2 पाई, तो सारे कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया?
n सेक्शन में डिवाइड हो गया होगा, तो 2 पाई बाई ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया होगा, 2 पाई बाई n हो गया होगा। एक का 2 पाई बाई n आधा हो गया होगा, बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो इसके टर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी की जगह कितना, डी की जगह कितना लिखेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो r cos ना, r cos पाई बाई n, सही है। और ब्रैकेट में है यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल और साइन और प्लस माइनस माइनस तो लिखना नहीं है, तो साइन पाई बाई n प्लस साइन पाई बाई n, सही है। कितना हो गया ये, म्यू नॉट आई बाई n तो है ही, 4 पाई r cos पाई बाई n 2 साइन पाई बाई n, सही है। यहां से तुम्हें मिलेगा 2 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2r, और यहां पे मिलेगा tan, यहां पे मिलेगा tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये पाई बाई n कहां से आया मालूम है? देखो यहां अभी पाई नहीं लिखा हूं, देखो यहां पर पाई यहां पे लिखा हूं और n नीचे लिखा हूं, मतलब n ऊपर चला जाएगा यहां पर ना। ये वाला n मैं यहां ला दिया हूं, ये यहां पे चला जाएगा, ये वाला पाई यहां पे आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है। ये b जानते हो क्या है? ये b एट ओ रेगुलर पॉलीगन जिसका सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस r है, उसका फार्मूला है ये, और यही है। ये नहीं कि फार्मूला देखे और लिमिट ले लेना है, ये नहीं करना है, नहीं लिमिट नहीं लेना है अभी। वो तो जब सर्कल वाला सोचेंगे तब लोगे ना, ऐसे अभी थोड़ी लेना है ये। तो यही रिजल्ट है रेगुलर एन गॉन का, ये जो रिजल्ट है यही आंसर है। अब इसको हम लोग इस तरह का अप्रोक्सीमेशन तुम कहीं और भी लिया करना, दूसरी जगह भी। तो यदि हम लोग दूरी तो r है ही और साइड को n कहे हैं, यदि हम लोग साइड को इनफाइनाइट कर दें r दूरी करते हुए तो सर्कल बन जाएगा, उसे ही सर्कल कहते हैं। तो लिमिट लेने पे सर्कल वाला फार्मूला आना चाहिए, तो जल्दी से लिमिट लो। तो लिमिट क्या लेना है आपको? लिमिट ये लेना है, सर्कल लिखिए, फॉर सर्कल n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो क्या करना होगा? b एट o वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2r tan पाई बाई n बाई पाई बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये सब तो कांस्टेंट है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है? इसको x भी लिख सकते हैं, tan x एक्सपैंड भी करके निकाल सकते हैं, इसको x लिख के यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये मैथमेटिकल पार्ट इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। सो वैल्यू कितनी? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये जो सेंस है ना, ये जो सेंस है कहीं पे
फार्मूले में चीज़ों को इनफाइनाइट करने वाला देखते रहना हमेशा, है ना। कहीं पे कोई फार्मूला फाइनाइट का आता है, उसमें कोई वैल्यू लेंथ इनफाइनाइट थीटा पाई बाई 2 थीटा पाई ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, तो वैल्यू कुछ ऐसे करके हमेशा एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए, जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पे किया हूँ मैं। यदि एक सेक्शन हो ना ऐसे, यदि एक सेक्शन हो ऐसे, थीटा एंगल हो, करंट ऐसे हो, डिस्टेंस आर है, आर्क लेंथ है सर्कल का, आपको पता नहीं यहाँ पे कितना, इस ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आर्क ऑफ अ सर्कल। आ गया, देखो बी एट ओ। फिर से आपको नहीं लगता है कि हम लोगों को बायोट-सैवर्ट लॉ फंडामेंटल लगाना चाहिए, और यहाँ पे एल पे डीएल ले सकते हैं, लेकिन बाद में दिखेगा कोई फायदा नहीं है। बच्चे ऐसे करते हैं कि एल पे डीएल, क्योंकि एलिमेंट तो ऐसे लेते हैं, तो एल पे डीएल ले लो, उसमें भी ले सकते थे जो सर्कल वाला निकाले हैं, लेकिन जब लिखोगे ना तो डीएल तो आएगा पर एल आएगा ही नहीं। तो जब कुछ और नहीं आता है तो एक्सप्रेशन केवल, इंटीग्रेशन केवल डीएल डीएल होता है, डीएल डीएल मतलब उसी का सम। जैसे यहाँ पे भी एल मन करता है तो आप एल पे डीएल लेते, कई बार ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे फिलहाल केवल डीएल, क्योंकि हमें केवल डीएल की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन है, हमें याद है कि केवल डीएल आता है। और दूरी कितनी होगी बताओ ये, हाँ दूरी आर होगी, और पोजीशन वेक्टर और करंट के बीच में एंगल 90 होगा। कहेंगे समेशन ऑफ डीबी 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 डीबी, ऐसे द समेशन ऑफ म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई वाला है, और नीचे आर स्क्वायर। क्या क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर समेशन ऑफ डीएल डीएल। what is the value of dl, r थीटा लेंथ ना, तो क्या जाएगा ये म्यू नॉट आई आर थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो b एट o की वैल्यू फाइनली आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। ये वाला बल्कि फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, नहीं आप ये वाला याद करेंगे, थोड़ा दिक्कत हो सकता है ये वाला, तो ज़्यादा अच्छा है कि कैसे करेंगे, कहेंगे कि जो पूरे सर्कल का है, जो पूरे सर्कल की वैल्यू उसका फ्रैक्शन है, ऐसे याद रखेंगे पूरे सर्कल का। अच्छा ये फ्रैक्शन लीनियर में चलता है, ऐसे लीनियर में चलता है, आर्क में चलता है, लाइन में चलता है, 3D में नहीं चलता, फिर 3D में गड़बड़ हो जाता है और फिर सॉलिड एंगल लेना होता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि फोटो तो 2D में बनाते हैं और रहता स्फेयर है, सोचते हैं सेक्शन ले लेते हैं और गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि तुम फोटो 2D बनाए हो और है स्फेयर, तो आप गलत देख ही रहे थे। तो ये जो फ्रैक्शन है ये सब जगह वहाँ सही होगा जहाँ जहाँ लीनियर बात होगा, लीनियर होगा वहाँ पे ये बात होगी, नहीं तो सब जगह नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लीनियर है तो ठीक है। सो ये याद रहेगा आप लोगों को, सर्कल का कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 2r का कितना फ्रैक्शन
थीटा बाई 2 पाई, क्योंकि फ्रैक्शन तो ऐसे ही कहोगे ना, सर्कल का फ्रैक्शन थीटा एंगल का फ्रैक्शन क्या कहोगे, पूरे सर्कल का 2 पाई होता है, तो थीटा फ्रैक्शन तो ऐसे करो थीटा बाई 2 पाई, ऐसे ना फ्रैक्शन कहते हैं, तो याद रखना होगा फिर आपको। क्लियर? अच्छा, एक हम लोग एक चीज ऐसे छोड़ दिए कि जो ये पढ़े थे हम लोग आई वाला इन्फाइनाइटली लॉन्ग वाला, तो हम लोग ये पढ़े थे कि डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी था ना। अच्छा, D की जगह R लिख दूंगा तो ऐसे में घबरा जाओगे तुम लोग, सिंबल पे जाना भी नहीं वैसे, तो ये वैल्यू है। आपको पता है कि इस साइड पहले तो ये जानो कि इसके कारण फील्ड केवल प्लेन में नहीं है, बाहर भी है और ऐसे ऐसे है, और पास में भी है और दूर में भी है, और यहां पे भी है और यहां पे भी है और यहां पे हर जगह है। एक तो ये है। दूसरा, यदि ग्राफ खींचना हो, ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस D एंड B, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से एज ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ D डिस्टेंस फ्रॉम इट खींचना हो, तो हम लोग मैग्नीट्यूड यदि इसी प्लेन में हम लोग दूरी ऐसे ले और कह दें कि ऐसा है भाई, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड को मैं प्लस मानूंगा, क्या मानूंगा, और इधर लूंगा तो प्लस पोजीशन मानूंगा ना, वायर से राइट की तरफ जाऊंगा तो प्लस पोजीशन, तो इसका मतलब जरूर लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो माइनस, और यदि मैं अंदर को प्लस मानूंगा तो ऑब्वियसली बाहर को क्या मानूंगा। ये मानते हुए खींच लेंगे आप लोग, खींचिए। B और D खींचना है, फोटो बना दिया हूं। ये जो मैं डिस्कस कर रहा था ना कि ऐसे प्लस मानना है वैसे प्लस मानना है, ये वाला बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत जरूरी है आपसे बातचीत करना कि कौन सा प्लस, किधर प्लस, क्या ऐसे। बना लिए? ग्राफ ये है, ये जीरो होते होते इनफाइनाइट क्यों हो गया, देख लो। D जीरो होते होते D बहुत करीब जाओगे तो वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, और अंदर को क्या माना हूं, प्लस। देखो ऐसे प्लस है, इधर करेंट और उधर अंदर और इधर बाहर, ठीक है। ये तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी कितना है, इनफाइनाइट, बस अंतर इतना है कि इधर में अंदर है उधर में बाहर है, तो बाहर को माइनस मानना होगा, फिर तो यहाँ बनाना होगा। अच्छा, दूर इनफाइनाइट दूर जाने पे कितना होगा, जीरो, कैसे मालूम, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। तो ये ग्राफ है ना। यदि हम लोग ये कहते कि नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है क्योंकि वो तो सब तरफ होगा, तो तब क्या कहते हैं मालूम है, तब कहते हैं ये वाला नहीं बनाते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कर देते हैं, यही वाला बनाते हैं एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। बस इधर दूरी उधर दूरी उधर दूरी, सब तरफ दूरी, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। दूसरा ये भी हो सकता है कि जितनी मैं बात किया हूं वैसे ना हो, ऐसे हो कि ऐसा है भाई, ये है x, ये है y और ये है z ना। मतलब कैसे डराते हैं, क्वेश्चन बनाए डराते कैसे हो, बता रहा हूं। तो कहते हैं कि ये है x, ये है y, ये है z, करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट अलोंग z इज I। कितने बार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हैं। Then draw the graph of magnetic field as a function of position x on x-axis ना, मतलब x पे। और तो थोड़ा ध्यान देना ये है
कि एक्स पे तो तुम पोजीशन ले रहे हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग है। मतलब पोजीशन एक्स पे लोगे तो एक्स के लॉन्ग फील्ड थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। करेंट, पोजीशन, तो वाई के लॉन्ग फील्ड आएगा ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको तब मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको ऐसे कहूंगा कि तब आप फील्ड खींचिए और ये फील्ड खींचिए एक्स के अलॉन्ग, फील्ड वाई के अलॉन्ग, ऐसे ना, बी वाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पोजीशन में जो बी वाई है। अच्छा, एक्स के पोजीशन में यहां पे एक्स लिख दो तो क्या होगा? एक्स पर एक्स कंपोनेंट ऑफ बी कितना होगा? 0। अरे बी एक्स मतलब एक्स वाला ना, मतलब एक्स वाला मैग्नेटिक फील्ड ना। तो एक्स एक्सिस पर एक्स के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जेड के अलोंग भी 0 होता है, केवल वाई के अलोंग होता है बस। तो जब आप ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे 3D वाला ऐसे, फिर गड़बड़ा जाएगा। इतना ज्यादा है तो इसमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा है, इमेजिनेशन 3D बातें बहुत ज्यादा है। नहीं तो आप सोचिए कि यदि मैं ऐसे कह दूं तो हो चुका आपसे, शायद गलत हो जाता आप लोगों से कि सही रहता? सही रहता, 0 बना लेते आप लोग। हाँ, तो फिलहाल अभी क्या बनाना है? वाई वाला बनाना है, वाई वाला बनाना है। तो कैसे बनाओगे फिर वही वाला? ऐसे, समझ में आया? वाई जब एक्स पे रहोगे तो किधर रहेगा? प्लस वाई में, और जब माइनस एक्स में रहोगे तो माइनस वाई में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बनाए थे वही क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, और कुछ अजीब सी भी बातें हो सकती हैं, है ना। तो ये सब भी ध्यान देना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लिखो लिखो। At distance x या r, at distance x on at distance x from center, distance x from center on axis, from center on axis of current carrying circular loop। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं इस पे बातें ज्यादा होती हैं। तो सेंटर पे तो आ गया है। अच्छा, हम लोग चेक भी करेंगे ना, क्रॉस चेक कर लेंगे। कई बार कुछ चीजें तो हम लोग क्रॉस चेक से भी पता चलता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है ऑप्शंस में। तो ये है, यहाँ पे हम लोग निकालना है। यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। करंट आई, रेडियस आर, रेडियस आर है, डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक बार तुम लोग 1 मिनट ट्राई कर लो, तो एक बार कर लो, फिर देखते हैं तुम लोग सोच पाते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना सोचने में।
फिर से तुम्हें बायोट सेवर्ट लॉ ही लगाना होगा, क्योंकि कोई फार्मूला तो दिख नहीं रहा है जो हम लोग निकाल चुके हैं। कोई भी फार्मूला नहीं दिख रहा है जो हम लोग लगा सके। जो रिजल्ट आया हुआ है डिराइव्ड, उसमें से कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक सर्कल का सेक्शन है कि वैसे ही लगा देंगे फ्रैक्शन। आ गया? हो गया? चलो देखो तो, टाइम ओवर। इधर देखो, प्रॉब्लम ये है, थोड़ा रियलाइज करो तो, जब यहाँ पे निकालना था और करंट ऐसे, हम लोग इसमें ईएमआई में और ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो इसको फिर भी डायरेक्शन सुनो तो ध्यान से। जब कोई एक्सिस दिखे, तुम ईएमआई में यूज करना ना इसको, जो मैं बताने जा रहा हूं। जब कोई एक्सिस ना दिखे जहां पर, वो वाला आपकी तरफ होता है। आज जिस एक्सिस को क्रॉस करके एक्सिस दिख रहा होगा, वो उसके पीछे ये वाला होता है। फिर से सुनो ताकि तुम ईएमआई में यूज करना, क्योंकि ईएमआई में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये है 2D, बनाना 3D है। तो जो ऑब्लिक व्यू है ऐसा, अब ये नहीं समझ में आता कि करंट ऐसे है कि करंट ऐसे है, और ये ज्यादा अभी तो कम दिक्कत है, हालांकि है थोड़ी बहुत। क्योंकि अभी जानते हो क्या होगा, यदि मैं ऐसे मानूंगा तो यहाँ पे इधर करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऐसे मानूंगा तो वहां पे इधर होगा। यदि ऐसे मानूंगा तो डिफरेंशियल डीबी इधर बनाना होगा, यदि ऐसे मान लूंगा तो इधर बनाना होगा। तो ये मुश्किल होगा ईएमआई में खासकर। तो कैसे पहचानोगे कि हमारी तरफ कौन सा वाला है? जैसे मैं कहूँ ये वाला वायर हमारी तरफ है कि ये पीछे वाला है, तो कैसे जानोगे? एक्सिस दिखे, एक्सिस पास कर जाए, एक्सिस दिखे तो उस पे जो बना होता है लाइन, वो पीछे होता है, और जहां न दिखे ये आगे होता है। देखो यहाँ पे एक्सिस नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे है ना। खासकर लोग ऐसे भी बनाते हैं कभी कभी, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। खासकर डिस्क से और ज्यादा आईडी लगता है, पता है आप लोगों को? डिस्क से और ज्यादा आईडी लगता है। तो जो पार्ट है ना, यदि हम लोग को एक्सिस दिख रहा है, इसका मतलब वो पोर्शन पीछे है। एक्सिस दिख रहा है तो वो आगे है, और जो जहां पे एक्सिस ढक चुका है वो वाला पार्ट आगे है, हमारी तरफ है। तो इसको यूज करना कहीं पे भी, ईएमआई में खासकर ज्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा, यहाँ पे तो कम ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये आगे है, और आगे वाला ध्यान से सुनो, करंट ऐसे है जो पता नहीं चल रहा था, कभी ऐसे लगता है कभी ऐसे लगता है। तो इस फोटो से ऐसे है। यदि ऐसे है, यहाँ पे पाना, यहाँ पे डीएल लेंथ, ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ नहीं पाना है, यहाँ पाना है, ऐसे करना होगा। फील्ड ऐसे होगा यहाँ पर,
इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे एक तो ये पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान देना है। दूसरा, बच्चों को लगता है कि डीएल और आर के बीच में कुछ एंगल है। अरे 90 है भाई, यहां पर जो आई है ना, यहां पर हर मोमेंट पर आई और पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये सब 90 ही है डीएल पर। किसी डीएल पर 90 कितने डायरेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो उस डीएल पे ये 90 है। ये टेढ़ा होने से एंगल मत समझना। तो ये एक पॉइंट है। तो दो पॉइंट है। एक तो ये कि जो यहां पे पाना है तो फील्ड ऐसे नहीं बनाना है, टेढ़ा बनाना है ऐसे। और दूसरा, आई डीएल वाले से पोजीशन वेक्टर 90 ही बना रहा है। तो लिखो तब। तो चलो ये वाला देखो, यहाँ पे जो डीएल लिया गया है, यहाँ पे जो डीएल लिया गया है वहां से यहाँ पर, और 90 ऐसे देखो डीबी, ये 90 है, ये भी 90 है, और यहाँ पे भी डीएल और इसके बीच में 90 है। ध्यान रखना। अब मैं इसको माना थीटा, थीटा। तो यदि ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 मास थीटा, तो ये फिर थीटा है। और डीबी की वैल्यू कितना है? पहले डीबी लिख लेता हूं। बताओ डीबी की वैल्यू कितना लिखूं? बताओ। जो इस डीएल के कारण है, डीएल एलिमेंट, इसके कारण यहां पे क्या लिखूं? बायोट-सावर्ट लॉ बताओ। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बल्कि ऐसे लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाई दिस, हाउ मच? डी स्क्वायर लिख ले, डी स्क्वायर। सही है। तो फाइनली अब कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 इज 1, डी स्क्वायर इज हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है। ये डीबी है। जरा इसके कंपोनेंट देखो तो, इसके दो कंपोनेंट, इधर कितना आएगा? डीबी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा? डीबी साइन थीटा। तो कुछ बातें जो 90 डिग्री वाला एक बात था, यहां पे भी 90 वाली एक बात थी, है ना? ये सब ध्यान देना था, जो गड़बड़ हो सकता है आप लोगों से। इस डीबी के दो कंपोनेंट, एक ठो इधर एक ठो इधर। आपको पता है, एक ठो इधर से बनाओगे ना तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, है ना? ऐसे। उसी तरह का बनाना सही नहीं रहेगा, थोड़ा टेढ़ा, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा कि वही वाला लाइन है क्या ये डीबी है। आप लोगों को ऐसे डीबी मिलेगा, ऐसा डीबी, ऐसा डीबी, ऐसा डीबी, ऐसा डीबी, इस तरह का डीबी मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट सब कैंसिल नजर आएंगे, आमने सामने वाला सब कंपोनेंट कैंसिल नजर आएंगे। और सब किसका सम होने लगेगा? इधर वाले का। भोंपू बन गया क्या यार ये? अच्छा, ये वाला कैंसिल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। और ये वाला समझ में आ रहा है कि इसी के कंपोनेंट्स हैं, जो ये वाला कैंसिल है और ये वाला सब सम है। तो कौन सा वाला सम है? साइन वाला। और अच्छी बात है, जल्दी में बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है वो सुनो। बच्चे समझते हैं एक्स वेरिएबल है, क्योंकि प्रैक्टिस में रहते हैं ना। बच्चे समझते हैं तो थीटा तो वेरिएबल है, ना थीटा वेरिएबल है ना एक्स वेरिएबल है, केवल डीएल वेरिएबल है जिसको चलाना है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस में बच्चे होते हैं ना कि एक्स वेरिएबल होता है। तो वैल्यू कौन सा? बी नेट, बी एट ओ, बी नेट द समेशन ऑफ db sin theta, db sin theta, db sin theta. The summation of db is what? Mu naught I dl by 4 pi x square plus r square. Sin theta की वैल्यू कितनी? What is value of sin theta? r by under root x square plus
आर स्क्वायर। फाइनली अब देखोगे तो तुम्हें मिलेगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 समेशन ऑफ डीएल 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 डीएल। ये इसी को मैं बोल रहा था कि बच्चे सोचते हैं इसी में से एक वेरिएबल है कुछ इस टाइप का, और है नहीं। वो इसको चलाना नहीं है, यहीं पे पाना है, यही एक्स दूरी पर पाना है, चलाना नहीं है उसको। चलाना तो इसको था। तो बताओ फाइनली डीएल डीएल का सम कितना होगा? सो म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो मैं आपको वो भी याद दिला रहा हूं, जो बच्चों से गलतियां होती हैं वो भी याद दिला रहा हूं लगातार, ताकि गलती मत करना। कहीं पे जो तुम एक्स माने हो, कुछ माने हो, तो उसको ध्यान रखना, जो माने हो वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली एक्स रहता है वेरिएबल। तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का कितना आ गया? फाइनल रिजल्ट आ गया हम लोगों का, बी की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गया? कैंसिल हो गया यार, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, लिख लो, क्रॉस चेक करें कि सही है कि नहीं। एक्स को 0, अच्छा हाँ, अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब कह रहा हूं कि एक्स वेरिएबल है, पहले एक्स पे निकाल लिया फिक्स करके, अब ये कह रहा हूं कि अब एक्स बदलूंगा मैं। तो बदलने को तो अब आर भी बदल सकते हैं, कह सकते हैं अब आर बदलूंगा मैं, तो वो भी ठीक है। कहीं करंट बदलूंगा, अब जब आ गया तो कुछ भी बदलो। और ये बात कहीं और भी कर सकते हो, जब कुछ मान के कुछ आ जाता है आप बदल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आई बदल के देख सकता हूं, मैं आर बदल के देख सकता हूं, तो एक्स भी बदल के देखिए आप। सो एक्स अब बदलते हैं, एक्स को 0 करूंगा तो कहां पहुंच जाओगे? सेंटर पे। तो सेंटर वाला आंसर आना चाहिए, तो रखते हैं एक्स को 0 करते हैं। यहाँ पे तो एक्स है नहीं, यहाँ पे तो आर है, तो एक्स को 0 करो तो आर स्क्वायर इस पे 3/2 हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। बोलो, एक्स को 0 करोगे, जैसे इसको लिख लिए तुम लोग, ये वाला क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक के नाम पे ये कह रहा हूं कि एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 2 होगा, और ये 0 हो चुका, आर स्क्वायर के पावर 3/2 करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा। ये देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया। तो इमेजिन करो कि एक्सप्रेशन कहीं दिया हुआ है, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन है, तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑप्शन कैसे देगा मालूम है? एक तो ऐसे दे के यहाँ पे 4 रख देगा, यहाँ पे एक बार x रख देगा, यहाँ पे x स्क्वायर रख देगा। अच्छा यहाँ पे r होता तो गलत हो जाता ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट टाइप का नहीं हो जाता। मतलब यहाँ मिला के नीचे मीटर होना चाहिए। डायमेंशन में याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट के साथ में आई होना चाहिए और नीचे मीटर होना चाहिए। म्यू नॉट के साथ में एम्पियर करंट आई होना चाहिए और नीचे मीटर होना चाहिए। तो ये वाला सेंस रखना। यदि आर लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो सही रहेगा, लेकिन कैसे चेक करोगे? एक्स 0 रख के चेक करोगे, 0 हो जाएगा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर पे आ रहे हो तुम। तो ये सब पॉइंट्स है जो आप नोटिस कर सकते हैं। अब कठिन देने वाला हूं मैं आपको। होम असाइनमेंट ये है कि सही में कंप्लीट सर्कल नहीं, सेमी सर्कल है, तब यहां बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है।
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन लिखो कर घर। अच्छा पहले इसको ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींचो जरा। अच्छा अब x वेरिएबल है ना, ग्राफ क्या खींचना है? b अगेंस्ट x, bx ग्राफ जल्दी खींचो। x एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, मतलब जो रिजल्ट आया है उसी का ग्राफ खींचना है। माइनस कहीं नहीं आने वाला है। खींच लिया आप लोग? b अगेंस्ट x, खींच लिए? चलो मैं देखा दो, मैं खींचता हूं, नोटिस करो। तो पहले तो ये देखो, जिसको मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था, सर्कल के नाम पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। लूप कहीं की स्क्वायर लूप होगा तो भी आप ऐसे करके अंदर देख सकते हैं ना, ऐसे राइट ऐसे कर कर्ल करके। आपको पता है ये जो रिंग है, करंट कैरिंग लूप है, आप ऐसे करेंगे तो फील्ड ऐसे होगा, तो यहां भी ऐसे ही होगा, ऐसे आएगा और जाएगा ऐसे। इसका मतलब भले ही पोजीशन x माइनस हो, फील्ड प्लस ही है। पोजीशन क्या है? माइनस, पर फील्ड कैसा है? प्लस। पोजीशन है 0 पर फील्ड है प्लस, अब पोजीशन है प्लस पर फील्ड है प्लस। सो सब जगह प्लस ही प्लस है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। दूसरा, एक्सप्रेशन मेरे सामने है, इसका खींचना है। बताओ x 0 रखने पे कितना आएगा? x 0 रखने पे मैक्सिमम आ रहा है, कितना आ रहा है ये? म्यू नॉट आई बाई 2r, सही है? हैं? और इनफाइनाइट रखने पे कितना आ रहा है? x 0 रखने पे आ चुका है, और x इनफाइनाइट रखने पे कितना आ रहा है बताओ? b 0 आ रहा है, सही है? तो हमारे पास ये आइडिया है कि यहाँ पे जाते जाते एसिम्पटोट टाइप का बनना चाहिए ऐसे। लेकिन दिक्कत ये है, बहुत सारे टीचर्स इसको गलत बना दे रहे हैं सब। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वाला भी गलत बना देते हैं जल्दी जल्दी में। आपको पता है हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्या ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए। गलत कई बार उन लोग का गलती से भी सही हो जाता है क्योंकि चेक नहीं कर रहे हो। तो जब एक्सप्रेशन इस तरह का आया करे ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। देखो, एक होता है ऐसे वाला, एक होता है ऐसे वाला। दोनों इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, पता नहीं चलता। तो चेक कैसे करेंगे पता है? क्या अंतर है इसमें और इसमें? क्या अंतर है? इसमें स्लोप अचानक से माइनस होते हुए सब जाएगा, शुरू में भी माइनस, और यहाँ पे शुरू में 0 एंड देन माइनस और ऐसे। इसका मतलब स्लोप चेक करना होगा। स्लोप चेक करो स्लोप चेक। स्लोप कैसे चेक करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करके बैठे मत रहना, शुरू में चेक करना है ना, तो x को 0 रखना होगा। तो रखो, मतलब डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके मत सोचना नहीं पता चलेगा तुम्हें कहाँ देखना है, शुरू में ना, तो x को 0 भी रखना होगा। तो जल्दी से करो, देखो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तब। dB बाई dx एट x इक्वल टू 0। देखो क्या लिख रहा हूं, वो तो देखो। मैं स्लोप देखना चाहता हूं, मैं स्लोप देखना चाहता हूं x बराबर 0 पे। यदि माइनस आया तो ऐसे खींच दूंगा, यदि 0 आएगा तब तो हमको ऐसे ही मजबूरी में ऐसे करना होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा तुम्हें म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2
2 मिलेगा ये, और फिर ये होगा -3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, -3/2 -1 ना, तो कितना हो जाएगा -5/2 इंटू 2x। सही है, इसका मतलब ये नीचे आ गया होगा, इसका मतलब ये आ गया होगा 2x यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 5/2। सही है। अब x को 0 रखना भी है, तो x 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ऐसे जो खींचे थे वो सही नहीं था, तो इसका मतलब ये सही है। ये सही ग्राफ। अब आपको नहीं लगता है कि जब ऐसा ग्राफ आता होगा तो कुछ एक नई बात आती होगी? कौन सी नई बात इसमें पूछी जा सकती है जो डरावना हो सकता है आपके लिए? जब इस तरह का ग्राफ आता है तो कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, as we move from center to the infinite on axis of this loop, circular loop, where we get maximum rate of change in field। जब सेंटर से हम दूर जाएंगे तो हम कहां पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, लेकिन जाते रहोगे तो बदलता रहेगा ना, वो बदलने का रेट सबसे ज्यादा कहां होगा? जानते हो कहां है? देखो यहां पर, क्योंकि स्लोप से ही बताओगे बदलने का रेट। किसे बताओगे? स्लोप से। तो स्लोप यहां पे कितना है? 0। यदि मैं यही आपसे पूछ लूं what is rate of change in magnetic field when we start to go away from center on axis? Answer is 0, rate of change in field when we start go away from center on axis। what is rate of change in magnetic field? आंसर क्या है? 0। और इनफाइनाइट पे पहुंचते पहुंचते क्या होगा? तो भी 0। सबसे ज्यादा कहां पर? कैसे निकाला जाएगा ये मालूम है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो पहले डिफरेंशिएट करोगे तो अभी तो ये रेट आएगा, इसका मैक्सिमम क्या करना होगा पता है? फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। नो सॉल्व हो ये अलग बात है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको करना यही पड़ेगा 0 करके ये। अच्छा ये तो हो ही सकता है, रिलेशन बताइए, विच द फॉलोइंग रिलेशन is applied for to find out the rate of change in magnetic field on x-axis maximum। so अब इसको फिर से जो रिजल्ट आया है इसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, उसको 0 से इक्वेट कर लीजिएगा, जो रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन से जो आएगा, जो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन में रिलेशन ही दे देगा, और आपके लिए डरावना हो जाएगा, फिर वो फिर कर नहीं पाएंगे आप। तो ये समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन लिख लो घर वाला आधा वाला। अच्छा ये मैं आपको बताया नहीं यार, ये भी ऊपर क्यों बनाए हो समझ में आ रहा है ना? क्यों ऊपर बनाए हो ये भी? क्योंकि इधर भी इधर ही है और यहाँ भी इधर ही है, पोजीशन बस माइनस है, फील्ड प्लस ही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ध्यान देने वाला। और एक और चीज बता देता हूँ ऐसे ही, बल्कि जो आगे की जरूरत पड़ेगी वो अभी बता देता हूँ। सॉलिनॉइड में जरूरत पड़ेगी, फिर भी आपको मैं बता दूं फील्ड के बारे में। सॉलिनॉइड में जरूरत पड़ेगी, देखो तो नोटिस करो, फील्ड यहां पर यदि ऐसे है, करंट आई तो ये वाला फील्ड ऐसे है, गया है और इधर से आया है ऐसे ना, ठीक है। आपको नहीं लगता फील्ड तो है, हर जगह है, फील्ड हर जगह है, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाले बस इसी पर। तो फील्ड इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे है, फील्ड यहाँ पे भी ऐसे है
फील्ड यहाँ पे भी ऐसे है, फील्ड यहाँ पे भी ऐसे है, फील्ड यहाँ पे भी ऐसे है, फील्ड यहाँ पे ऐसे है, फील्ड यहाँ पे ऐसे है। सिमिलरली फील्ड यहाँ पे ऐसे है, 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 फील्ड यहाँ पे ऐसे, फील्ड यहाँ पे ऐसे। फील्ड तो है हर जगह, फील्ड तो है। और अच्छी चीज ये है कि जो ये रिंग है ना, इसमें एक बंच ऑफ लाइंस ऐसे निकला है, ऐसे केवल यही एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, बाकी सब कर्व है। जो यहां से निकली है ऐसे मुड़ गई होगी, और जो यहां से निकली हो ऐसे मुड़ गई होगी, जो यहां से निकली हो ऐसे मुड़ गई होगी, ऐसे, और इधर वाली ऐसे। ये वाली जानते हो कहां से लौट के आनी है इसको? इनफाइनाइट से जाके, और फिर तुम एक कह सकते। अच्छा कितना इंटरेस्टिंग है ना कि जब मैं कहूँगा कि जब ये सबको लूप बनाना है तो लूप तुमको किसका दिखेगा मालूम है? ऊपर वाले का दिखेगा ऐसे, पास वाले का दिखेगा, हर जगह वाले का दिखेगा, इधर वाले का भी दिखेगा, सबका दिख जाएगा। कौन सा वाला नहीं दिखेगा आपको? सेंटर वाला। सेंटर वाला भी लूप बनाता है, क्योंकि लूप तो बनाना ही है। तो सेंटर वाला गया तो कहां से लौट के आएगा? लेकिन दिक्कत ये है, मोड़ोगे किधर से? इधर से, तब तो उधर से मोड़ लेना। अच्छा ऐसे टेढ़ा मान लो, ऐसे है और यहां से टेढ़ा, तब तो ऐसे टेढ़ा मोड़ लेना, तो ऐसे हो जाएगा। सेंटर वाले पे किधर से मोड़ोगे? यदि ऊपर से मोड़ोगे तो मैं कहूँ नीचे से क्यों नहीं, इधर से क्यों नहीं? तो आपका क्या आंसर होगा? उसका जो मन करेगा उधर ना, उस समय उधर से मुड़ के चल गया। ठीक है, क्या करें, मजबूरी है, सिमेट्री है ना। सिमेट्री तो क्या करोगे? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि कितना दूरी पे बताना है आपको? x दूरी पे। रेडियस कितना है इसका? r, और करंट I, और बताना है यहाँ पे b बताना है। अच्छा देखने में लग रहा है कि सेमी सर्कल है, लग नहीं रहा होगा, 3D है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लग रहा है? हाँ तो ठीक है, तो लगवा लो, जल्दी से बना लो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ना, सेमी सर्कुलर है ये। अच्छा ये कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? हाँ? कौन सा दो कंपोनेंट? क्या बिना कैलकुलेट किए ये वाला तुम लोग कंपोनेंट बता सकते हो? ये वाला जो निकाले थे उसका आधा, अरे आधा तो कर लो कम से कम। और कौन सा डरावना होगा आपके लिए? इधर नेट इधर आएगा। जानते हो इसमें 3D वाला ड्रामा होने वाला है, आसान नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि जब तुम करोगे ना ये वाला, तो टेढ़ा जब लोगे ना तो यहाँ पे टेढ़ा हो रहा होगा ऐसे, और जब ऐसे टेढ़ा हो रहा होगा तो फाइनली नीचे आएगा, लेकिन जो टेढ़ा के कंपोनेंट को लोगे ना वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो इसको सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम मान सकते हैं, इमेजिनेशन के नाम पर। आसान नहीं है आपके लिए, फिर भी ट्राई करके सोच के आना तुम लोग। तो इसको, ये होम असाइनमेंट है। अगला क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये वाला ये तो ये घर पे करना, ये जो दिया हूं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O इन ईच केस। और केस में मैं बनाता जा रहा हूं, आप लोग भी साथ में करते चलिए, ज्यादा अच्छा है ना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O इन ईच केस। तो मैं एक एक तो बनाता जा रहा हूं, उसका आंसर भी लिखते चलिए आप लोग। चलिए इसका बनाइए, बताइए। करंट I है, जल्दी से बताओ इसका। दूसरा भी बना देता हूं।
जल्दी बताओ, 2 का कम से कम कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया गया? पहले वाला कितना आया? बी एट ओ। मैं देखा कि बताओ इस सेक्शन का यहाँ पे कितना 0 और इस सेक्शन का यहाँ पे कितना 0, क्योंकि लाइन पर है। कल ही बताया हूं अभी कि लाइन पे रहेगा पॉइंट तो 0 होता है उस सेक्शन का। इसका मतलब केवल इसका होगा। तो मैं देखा कि इसका तो अंदर है और इसका भी अंदर ही है। देखो दिख रहा है आप लोगों को, दोनों का ही अंदर है। तो दोनों का अंदर है तो सम कर लेते हैं, और अंदर तो है ही। सो म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा, क्योंकि आधा है तो आधा, और प्लस अगेन का आधा। ये आधा समझ में आ रहा तुम लोगों को? ये तो पूरे कंप्लीट सर्कल का है, और आधा सर्कल है तो आधा फ्रैक्शन आधा। ये देखो r और r और प्लस, क्योंकि एक ही तरफ है। और बगल में यदि कह दूं कि सही में किधर है तो कह दूं क्रॉस है, इनटू है, इनटू। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पर ओ पर इसका अंदर है ना, ये देखो ऐसे अंदर, और इसका बाहर है? इन दोनों का तो 0 है, इस सेक्शन का 0 है। तो ऐसे करना होगा, म्यू नॉट आई बाई इसका प्लस, इधर बाहर वाला प्लस मान लेते हैं, प्लस कोई भी मान सकते हैं आप। अब इसका छोटा रेडियस है तो ज्यादा वैल्यू होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r1 का आधा माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r2 का आधा, हाफ हाफ। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, कहते हैं थर्ड कोई एंगल कर लेंगे। कहते हैं थीटा है ये, और इसको कह देंगे ये r1 है, और इसको कह देंगे ये r2 है। करेंट ऐसे है, इसको भी बता दोगे तुम लोग? फिर कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं यार, चार्ट वैसे बना लेंगे, कह दें कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे। कह देते हैं कि यहाँ से दूरी ये वाला r1 है, ये वाला r2 है, ये वाला r3 है, ये वाला r4 है। करेंट ऐसे है। अच्छा, स्ट्रक्चर से जैसे लगता है पता नहीं ये तो नहीं आएगा, नहीं लगता है ये वाला नहीं आएगा। तो देखोगे तो ये सब जो सेक्शन है ना, इनका तो 0 होगा, इनका 0 होगा। ये क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल्स है और सबका एक ही तरफ है, सबका अंदर है, और चौथाई पार्ट है जो सर्कल का जो टोटल होता है उसका चौथाई पार्ट है। फटाफट लिख लो। तो हमको लिखना होगा तो ऐसे करूंगा, म्यू नॉट बी म्यू नॉट आई बाई 2 का चौथाई 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 प्लस 1 बाई r4। मैं इतना जल्दी क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं देखा कि सभी एक ही तरफ दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट r वाला तो यहाँ पे लिखा हूँ, और ये वाला सीधा सबका चौथाई लिखा हूँ 1/4, और अंदर में सबको जोड़ दिया हूँ 1 बाई।
सो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिख सकते हैं छोटे में। ये वाला भी लिख लिए होगे तुम लोग, हाँ? इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई टू ऐसे लिखोगे, फ्रैक्शन लिखोगे ना, थीटा बाई 2 पाई ना, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, सही है। ये R1 वाला पहले क्यों लिख दिया? क्योंकि उसका ज्यादा होगा। और नेट किधर होगा बताओ यहाँ पर? ये भी अच्छा, ये भी अच्छा पॉइंट है ना कि किधर होगा। तो बताओ किधर होगा? बाहर, क्योंकि जिसका आर कम होता है उसका ज्यादा होता है। अच्छा ये बताओ कि यदि हम लोग ऐसे कर दें कि एक करंट ऐसे आया और फिर करंट ऐसे गया ना, रेडियस इसका आर है और एंगल थीटा है। आपको बताना है कि ओ पर कितना फील्ड है। ऐसे आया है, ऐसे गया है। ऑब्वियसली मेंशन नहीं है, कुछ बोल तो नहीं रहा हूं कि वायर कैसा है, तो रेजिस्टिव वायर मानना चाहिए। नहीं भी मानना हो तो उस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना। दिस रेजिस्टिव वायर ना, इसका अपना रेजिस्टेंस है। बताइए, फाइंड लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। रेजिस्टिव वायर है तो उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड भी करोगे तुम कि भाई ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट गया होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएंगे ना ये दोनों, एक ये रेजिस्टेंस है एक ये रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में इसके क्रॉस हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें करंट डिवाइड करना होगा। हम लोग ये देखने वाले हैं कि फील्ड जीरो आने वाला है। करो जल्दी से, प्रूव करो, जीरो आएगा। मतलब बस याद करने के लिए मैं पहले ही बोल दिया, बाकी आप जीरो दिखाइए, आप याद रखिएगा कि जीरो होता है। जल्दी करिए आप लोग। अच्छा ये मैं ऐसा क्यों बनाया हूं पता है? ये देखो, ऐसा इसलिए बनाया हूं ताकि इसका कितना रहे यहाँ पर जीरो और इसका कितना रहे जीरो, इसलिए भी ऐसा बनाया हूं। ये बनाने का मकसद था इसके लॉन्ग, नहीं तो मैं ऐसे बना देता यार, ऐसे बना। अच्छा ये देखो तो, इधर देखो तो, नोटिस करो, यदि मैं वायर ऐसे बनाया होता, देखो तो इधर, यदि मैं वायर ऐसे बनाया तो देखो ऐसे, यदि मैं वायर ऐसे बनाया होता, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इनफाइनाइट तक आई ऐसे है, बल्कि मैं बताऊं भी ना थीटा कितना है। वैसे हमको लग रहा है कि वैल्यू इसके लिए तो बताना होगा शायद। देखो इधर तो, इसमें क्या अंतर मालूम है? इसमें अंतर ये है कि इसमें O पर जीरो है और इस पे O पर जीरो नहीं है। जानते हो, इन दोनों का मिलाकर यहाँ जीरो तो है पर इनका रहेगा, और यहाँ पे नेट जीरो है। पता है क्यों? क्योंकि इनका तो जीरो है पर इनका भी जीरो ही है। अंदर समझ में आ रहा है तुम लोगों? और वो अच्छा क्वेश्चन है, फिर ये भी अच्छा वैसे। तो जल्दी से निकालिए, जीरो प्रूव करिए। यहां भी सर्कल पार कर दो, जीरो है, जल्दी निकालो।
आ गया? चलो मैं करता हूँ, आधा मिनट और ले लो जल्दी से, थोड़ा स्पीड बना लिया करो तुम लोग। आ गया? टाइम ओवर। देखो तो BO मैं लिख रहा हूं, पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। ये I भले है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा ये है I1 और ये है I2, सही है? अच्छा, तो फिर मैं कहूंगा कि इसका बाहर है, देखो इधर, इसका बाहर है तो इसका अंदर है, इसका अंदर है, तो ये कितना एंगल है? ये है 2 पाई माइनस थीटा है, सही है? तो बताओ इसका बाहर कितना है? म्यू नॉट I2 बाई 2R थीटा बाई 2 पाई, सही है? अच्छा, तो इसका अंदर है तो माइनस करना होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2R 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई, सही है ना? अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? म्यू नॉट बाई 4 पाई R कॉमन ले लिया, हाँ? बचेगा आपके पास I2 थीटा माइनस I1 2 पाई माइनस थीटा, सही है? अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं, वैल्यू I1 बाई I2, I1 बाई I2, I1 बाई I2 कैसे किस प्रोपोर्शन में जाता है? I1, यदि I1 रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं ना, बंद कर दो। I1 बाई I2, तो या तो तुम रेजिस्टेंस से निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, डिवीजन मान लो, तुम्हें मिलेगा प्रोपोर्शन, मतलब I1 इंटू R1 सेम रहता ना पोटेंशियल डिफरेंस, I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2 IR, तो इसका मतलब I1 इंटू R1 मतलब R2 बाई R1 होना है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? है I1 बाई I2 बराबर R2 बाई R1। ये कैसे मैं ध्यान दे रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 बराबर I2 R2, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पैरेलल है। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा? रो L बाई ए, क्रॉस सेक्शन A मान लो इसका, रो L R2 वाला ना, I1 तो I1 के साथ R2 वाला, तो ये कितना है? ये रो L बाई रो L, तो मतलब R थीटा रो L बाई A, क्रॉस सेक्शन एरिया A बाई रो L बाई A, ठीक है? तो क्या लिख लोगे इसको? लिख लोगे ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा थीटा बाई 2 पाई माइनस थीटा, सही है? यदि मैं यहां पर I2 कॉमन ले लूं, I2 कॉमन ले लूं ऐसे, तो यहां पे I1 बाई I2 आ जाएगा ना। यहां पे यदि मैं I2 कॉमन ले लूं ऐसे, देखो I2 बाहर ले लूं तो यहां पे I1 बाई I2 हो जाएगा। तो क्या I1 बाई I2 रख लोगे यहां पर? ये I1 बाई I2 रख लो यहां पर, तो I1 बाई I2 सभी लोग रखो यहां पर, तो ये वैल्यू थीटा आ जाएगी, थीटा माइनस थीटा आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0। कर लो, रख लो। ये वैल्यू जो I1 बाई I2 है यहां पे ले जाके रख लोगे,
तो ये वैल्यू पूरा इकट्ठा थीटा होगा, थीटा माइनस थीटा होगा। रख के देखो, और नेट आ जाएगा 0। अब ये याद भी रख सकते हैं 0। तो क्या अब तुम ये बता सकते हो कितना मैग्नेटिक फील्ड है? यहां पे तो नेट 0 था, पर यहां पे नेट 0 नहीं है, इनफाइनाइट से चला है और इनफाइनाइट पे गया है। जल्दी से बताओ यहाँ पे ओ कितना है, जल्दी बताओ, जल्दी निकालो। यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि सर्कुलर पार्ट के कारण 0 है और इन दोनों के कारण भी 0 है। यहाँ पर सर्कुलर पार्ट के कारण 0 तो है, पर इन दोनों का 0 नहीं है। तो जल्दी करो। इस वाले का यूज कर रहा हूं, वहां पे नोटिस किए भाई, कह रहे हो कि इसका 0 है तो वहां पे सर्कुलर पार्ट का 0 है, तो हम लोग को बस वही वाला स्ट्रेट वाला निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे सोच रहा हूं मैं। हो गया? निकाल दिए? चलो मैं लिखने जा रहा हूं। देखो तो मैं सोच रहा हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इनके कारण तो 0 है, क्योंकि ये अंदर दे रहा होगा तो ये बाहर दे रहा होगा। प्रूव कर चुका हूं कि 0 है। मैं इसका देख रहा हूं कि इसका बाहर है और इसका भी बाहर है और सिमेट्रिकली लग रहा है सेम है, तो 2 गुना लिख दिया। और फिर ये वाला लिखने जा रहा हूं, केवल एक के कारण लिखने जा रहा हूं। 2 गुना दोनों के कारण, तो अब मैं एक के कारण लिखने जा रहा हूं और लिखने जा रहा हूं म्यू नॉट आई बाई, अच्छा ये दिया हुआ है यार, म्यू नॉट आई बाई, ये डिस्टेंस वाला, ये स्ट्रेट वाला है। अब वो वाला फिर मत लिख देना, सर्कल वाला। 2 पाई, दूरी कितना है ये? हाँ, आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2। अच्छा यहां पे क्या लिखना है? ये यहां से इधर प्लस और इधर प्लस साइन लिखते हैं ना, और प्लस लिखते हैं। हम करें इधर वाला तो इधर आ गया है, तो माइनस करना होगा। तो क्या लिखेंगे? साइन माइनस थीटा बाई 2। क्या ये साइन माइनस थीटा बाई 2 समझ में आ रहा है? हाँ, इधर वाला तो इधर ही है यार, इधर वाला ने उधर घुस गया है तो उसको माइनस लिखना पड़ा है, क्योंकि इधर प्लस उधर प्लस होता है। प्लस साइन इधर वाला ना, वो तो 90 ना, उधर वाला तो 90 है। आंसर है ये। फोर पाई डी, 4 पाई डी। तो ये लिख लेना तुम लोग, ये वाला कर लो। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा और अच्छे से लिख दूं तो मैं कहूँगा कि इसकी वैल्यू है
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस दिस इज 1 दिस इज माइनस 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये समझ में आया आप लोगों को? लिखो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, हालांकि वही चल भी रहा है अभी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, स्क्वायर लूप आई ओ, स्क्वायर लूप आई ओ, स्क्वायर लूप ओ आई साइड लेंथ ए है ना, सब स्क्वायर लूप है और इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो बाहर से आ रहा है और फिर निकल जा रहा है वो इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से जा रहा है, स्ट्रेट वायर है। और आपको ओ पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसका आंसर आया आप लोगों को? कितना आ रहा है? 0। हल्का था तो बता लिए होगे। ये ला रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी हल्का ही था। ये वाला गड़बड़ हो रहा होगा तुम लोग से। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला तीन ठो अंदर देगा और एक ठो बाहर देगा। जीरो नहीं होगा? 0 होगा। मैं बताता हूं, तुम लोग घर पे जाके देख लेना। यहाँ पे तो I/2 हो जाएगा, ये वाला ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे इसका अंदर होगा और इसका दोनों का बाहर होगा। इन दोनों का 0 है तो 0 है। ये वाला दिक्कत करता है, पता है, इसका तो 0 है और इसका भी 0 है, लेकिन ये 3 वायर अंदर दे रहा है और 1 वायर बाहर दे रहा है। पर जितना ये बाहर दे रहा है उतना ये तीनों का मिलाकर बाहर दे रहा है। और यहाँ पे कितना होने वाला है? 0। यदि यहाँ पे I जाएगा ना, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा तो यहाँ पे I1/3 जाएगा।
यदि यहाँ पे I1 जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, और करके देखना, 3 गुना तीनों का ले लेना, या अकेले बैलेंस करेगा और 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब किसी भी तरह का यूनिफॉर्म शेप ऐसा होगा, चाहे वो सर्कल हो चाहे रेगुलर पॉलीगन हो, सब में अपने कारण तो 0 होना है, अपने कारण 0 होगा उस शेप के कारण, मतलब पर सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि अजीब सा शेप कोई पास में हो जाए, पता चला एक तो ऐसे बनाती है यहाँ पर ऐसे, ये नहीं करना है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 0। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 0 है ही, इसमें तो दिख ही रहा था आधा आधा, पर इसका भी 0 है। रेगुलर पेंटागन होगा तो भी 0 होगा, रेगुलर होना चाहिए, और इन दोनों का अपना अपना 0 है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 है इसका? अच्छा, इसका 0 क्यों है, समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर वाले का तो 0 है, इसका भी 0 है, क्योंकि ये दे रहा है बाहर और ये दे रहा है अंदर, तो इसलिए 0 है। लेकिन इसका 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 है? ये देगा 0, स्क्वायर का अपना 0, पर इसका 0 नहीं है। तो बताओ कितना है, बताओ। वो माइनस करने वाला है, ये आई मैं दे दिया इस पे अब मैं वो देखो मिक्स कर रहा हूं, जो हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक चार्ज को मैं इधर फेंक सकता हूं, इधर फेंक सकता हूं, इधर फेंक सकता हूं, इधर फेंक सकता हूं, सब फेंक दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए उसका क्या हो रहा है। अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन फिर वही वाले हो जाएंगे, पहला वाला चैप्टर वाला। अंतर क्या होगा मालूम है? वहां पे पढ़े थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे चार्ज को फेंक दूंगा इसी प्लेन में, रहेगा नॉन यूनिफॉर्म। ये बड़ी दिक्कत है। तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन लो, बहुत ज्यादा कठिन। यहां से x0 दूरी पर एक चार्ज को, x0 दूरी पर एक चार्ज को, जिसका चार्ज q है, मास m है, इसको मैं फेंका v0 से टूवर्ड्स वायर परपेंडिकुलरली। एक चार्ज q मास m को मैं x दूरी से प्रोजेक्ट किया हूं टूवर्ड्स वायर। आपको बताना है कि कितना मिनिमम दूरी तक जाएगा ये। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द चार्ज लिखो। बाकी फोटो में तो दिख ही रहा है, तो ज्यादा लिखवाने की जरूरत है नहीं। इसको क्वेश्चन में मैं अब समझा दिया हूं, तो बोल नहीं तो क्वेश्चन में लंबा हो जाएगा लिखने में। सो केवल फोटो बना लो और क्या लिखना है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ चार्ज विद वायर। यदि क्वेश्चन लिखवाना होता तो क्या लिखवाता, a charge q of mass m is thrown with speed v0 at distance x0 towards wire normally perpendicularly, then find minimum distance of approach, है ना। and finally long wire carrying current I, ऐसे लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ आइडिया लग रहा है क्या होगा? हाँ, ये देखो, बताओ ये जो इलाका है, ये जो ये रीजन है, वो किधर अंदर फील्ड वाला है? ये मुड़ेगा, ये यहां ऐसे जाने वाला है, टच नहीं करेगा। टच करने से पहले बहुत भयंकर मोड़ देगा उसको, क्योंकि इनफाइनाइट फील्ड होने जा रहा है। टच करते करते कितना फील्ड तो मोड़ देगा, वो टच तो हो ही नहीं सकता। तो आपको ये ऐसे जाने वाला है, ऐसे। आपको आइडिया बल्कि दे देता हूं, ऐसे। आपको ये बताना है कि ये दूरी कितनी है, और आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है ये?
क्योंकि फील्ड है ना वो वेरी कर रहा है। और हिंट के तौर पे मैं आपको बताता हूं, स्पीड नहीं बदलेगा। क्यों नहीं स्पीड बदलेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बदलता। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और ये सर्कुलर मोशन नहीं है। क्यों सर्कुलर मोशन नहीं है? क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म फील्ड में होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो ये यूनिफॉर्म लग रहा है, जितना ही करीब आएगा वो ज्यादा फील्ड वाले में आएगा। तो एक बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, मैथमेटिकल चीजें ज्यादा लगेंगी, आसान नहीं होगा। आप लोग मेहनत करके आइएगा सोच के। तो कितने क्वेश्चन? 2 हो गए। कौन कौन सा? एक आधा सर्कल वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो करके आइए। चलिए, हो गया। थैंक यू।